मैं हाथरस की बेटी बोल रही हूँ। मैं भारत की बेटी बोल रही हूँ। असल में मैं दलित की बेटी बोल रही हूँ। अब आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? तब नहीं सुन पाए तो अब सुनिए, पर सुनिए। यूं तो मेरा पैदा होना ही अभिशाप था। एक तो मैं औरत पैदा हुई और दूसरा दलित के घर में पैदा हुई। पूजते होंगे इस देश के लोग कन्याओं को देवी की तरह, लेकिन दलित की बेटी कोई देवी नहीं होती, क्योंकि दलित की बेटी होती है आसान शिकार। आसान शिकार जातिवादी गुंडों के लिए, आसान शिकार गांव के जातिवादी ठाकुरों ब्राह्मणों के लिए, और आसान शिकार गांव के पास बनी चौकी के पुलिस वालों के लिए। तभी तो जब लोग बिस्तर से अंगड़ाई ले रहे थे, मेरी हड्डियां तोड़ी जा रही थी। तभी तो जब लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, मेरी अस्मिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तभी तो जब सीएम सुबह अफसरों की ब्रीफिंग कर रहे थे, मेरी जीभ काटी जा रही थी। दलित की बेटी आसान शिकार है, इसीलिए तो मुझे बाजरे के खेत में रौंद डाला। मेरी चीख उनके जालिम हाथों तले दबकर रह गई। मेरी छटपटाहट उन वहशियों को धकेल न पाई। मेरी सिसकियां किसी से कुछ कह न पाई। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस हैवानियत को? अगर कर सकते हैं तो प्लीज महसूस करिए, क्योंकि एक दलित की बेटी का दर्द आपको समझना होगा। आपको समझना होगा मैं कैसे चंदपा थाने की जमीन पर बेसुध पड़ी थी। आपको समझना होगा कैसे वर्दी वाले मेरा मखौल बना रहे थे। आपको समझना होगा कैसे मेरा परिवार मदद के लिए बिलख रहा था। आपको यह भी समझना होगा कि अस्पताल में मेरे साथ क्या हुआ। आपको यह भी समझना होगा क्यों मुझे समय पर ऑक्सीजन तक नहीं दिया गया। आपको यह भी समझना होगा क्यों मेरा मेडिकल तक ढंग से नहीं हुआ। एक दलित की बेटी का एक बार बलात्कार नहीं हुआ। थाने में, अस्पताल में और शमशान में जाने कितनी बार मैंने वही दर्द सहा। आपको पता है, जब 14 दिन बाद मुझे अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया, तो देश के सबसे बड़े अस्पताल में मेरे लिए एक बेड तक खाली नहीं था। एम्स की चौखट से मुझे दुत्कार दिया गया। एक दलित की बेटी को फिर मार दिया गया। 14 दिन तक मुझे इलाज के लिए भटकाया गया। जो देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, वो मुझे अस्पताल में एक बिस्तर तक देने में कर्रा गया। आप सबने मुझे हाथरस की बेटी, भारत की बेटी कहा, लेकिन मैं एक दलित की बेटी हूं। तभी तो अब आपके बीच नहीं हूं। मुझे अकेले में, अंधेरे में, उत्तर प्रदेश में जला दिया गया। मेरे घर वालों को मेरा चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ। मेरी मां रोती रह गई।
पिता कहीं के नहीं रहे। मैं बहुत जानती नहीं थी। मरने से पहले 19 साल की ही थी मैं। अगर आप समझ रहे हैं तो पूरी दुनिया को बता देना कि दलित होना सदियों पहले जितना मुश्किल था उतना ही अब भी है। झूठ है, फरेब है ये कि अब लोग जातियों को लेकर बटे नहीं हैं। जिसे यकीन ना हो उसे वो वीडियो दिखा देना जिसमें जातिवादी गुंडे दशहरे पर मेरे परिवार को फूंक देने की धमकी दे रहे हैं। जातियों का ऐसा बंटवारा और कहीं नहीं मिलेगा। मेरे जाने के बाद जो भी मेरे घर गए थे, क्या उन्होंने मेरे घर का पानी पिया था? जब मैं जिंदा थी तो शर्मिंदा थी, एक लड़की होने पर, दलित होने पर, नोचे जाने पर। अब मर गई हूं तो मुद्दा बन गई हूं, झूठी तक कहीं जा रही हूं। मुझसे पूछा जा रहा है मैं बाजरे के खेत में क्या करने गई थी। मेरे लिए कहां भारत के लोग इंडिया गेट आएंगे? क्यों ही मेरे लिए मीडिया सत्ता से सवाल पूछेगी कि ऐसे कैसे वो मर गई? मर गई, लेकिन ऐसे कैसे उसे जला दिया गया? मेरे पिता के पिता और उनके पिता अपने पैदा होने के साथ ही अपमान, अन्याय, छुआछूत, असमानता, उपेक्षा झेलते रहे। और जैसे कोई गुण या बीमारी वंशानुगत होती है, वैसे ही अपमान, अन्याय, छुआछूत, असमानता, उपेक्षा मेरे जन्म के बाद मुझ तक भी पहुंची, एक कदम और क्रूर होकर। मेरे पिता को वो ठाकुर जो उन्हें गाली देकर ही बुलाता था, और पिता के पिता को ठाकुर का पिता भंगी चूड़ा कहकर बुलाता था। वैसे मुझे आपकी दया, सहानुभूति नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित हूं। मैं भी उसी हाड़ मांस का इंसान थी जिस हाड़ मांस के आप हैं, लेकिन मेरी राख अब खेतों में पड़ी है, उन्हीं खेतों में जहां मुझे मिट्टी में मिला दिया गया था। मेरे साथ तो खड़े होने में भी शर्म आती होगी आपको। आप ठहरे ऊंची जाति वाले, जमींदार, ठाकुर, ब्राह्मण, भूदेव, स्वामी। वैसे याद आता है द्रोणाचार्य मुझे, जो किताब में पढ़ा था मैंने। जिस गांव की गलियों में मेरा बचपन जाति के दंश को देखते हुए बीता, आज उसी गांव के जातिवादी गुंडे मेरे गुनहगारों के साथ खड़े हैं। सत्ता, सिस्टम और ब्राह्मणवाद का घिनौना गठजोड़ गलबहियां कर रहा है। लेकिन याद रखना, फूलन भी दलित की बेटी थी और मैं भी दलित की बेटी हूं।